हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज के प्रश्न भी आपके छोटे छोटे हैं, कुछ आपके पुराने हैं और कुछ आपके नए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को, यानी कि जब कांग्रेस कमेटी ने विभाजन के प्रस्ताव को पारित कर दिया तो किसने कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण हो गया है। आपको बताना है ये कौन कह रहे हैं, डॉक्टर किचलू या पुरुषोत्तम दास टंडन या जवाहरलाल नेहरू या जीबी पंत। बताएंगे बच्चा लोग कौन ये बात कह रहे हैं। और अपने आप में बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1947 के प्रस्ताव, जो विभाजन प्रस्ताव को कांग्रेस की स्वीकृति मिलने के पश्चात उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्या किया है, समर्पण कर दिया है संप्रदायवाद के समक्ष। तो निश्चित ही बच्चा लोग ये कौन हो सकते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप सभी को इनका नाम पता होना चाहिए। कौन है, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये पहले कांग्रेसी थे लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके कम्युनिस्ट पार्टी को जो है शामिल हो गए थे। इन्होंने ही कहा कि राष्ट्रवाद ने संप्रदायवाद के सामने समर्पण कर दिया। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन इजी रिपीटेड प्रश्न। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन। बताएंगे कौन से आंदोलन से जुड़ी हैं अरुणा आसफ अली। निश्चित ही आप सभी को पता होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता एवं लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है ये, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान दिया है और भूमिगत होकर रेडियो के द्वारा प्रचार प्रसार करने का काम भी किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार प्रश्न है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। सारे आपके जो तथ्य हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल याद कर लेना है। पहला है लेडी कैथरीन, क्या इन्होंने मदर इंडिया लिखा है। दूसरा कह रहा है लैरी काउंसिल एंड डोमिनिकल लापियरे, क्या इन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा है। तीसरा है राम मनोहर लोहिया, क्या इन्होंने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन लिखा है। क्या गांधी जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताएंगे क्या लेडी कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया लिखा है। क्या लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिरे ने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा है। क्या राम मनोहर लोहिया ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन लिखा है। क्या गांधी जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। तो निश्चित ही सभी को पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, ये गांधी जी का नहीं है। वेरी वेरी इजी, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंटबेटन योजना आधार बने। माउंटबेटन योजना किसका आधार बना था, आपको ये बताना है। पहला है ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, दूसरा है डोमिनियन स्टेट की, तीसरा है देश के विभाजन एवं सत्ता के हस्तांतरण की और चौथा है सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। बताएंगे माउंटबेटन योजना आधार किसका बन रहा है, ब्रिटिश शासन की निरंतरता का आधार बन रहा है या डोमिनियन स्टेट का आधार बन रहा है या देश के विभाजन एवं सत्ता के हस्तांतरण का या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान का। इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा, माउंटबेटन योजना जो 22 मार्च 1947 में आया था और अंततः 3 जून 1947 को भारत विभाजन या हस्तांतरण की जो योजना है ये प्रस्तुत कर दी गई थी। तो आप सभी को इसका उत्तर होगा पता, ये देश के विभाजन एवं सत्ता के हस्तांतरण से जुड़ा है माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, कह रहा है कि प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, दूसरा कह रहा है नरेंद्र देव, तीसरा राजेंद्र प्रसाद और चौथा जीवी कृपलानी। आपको बताना है कि आपका जो प्रस्ताव है ये प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा,
और ये प्रस्ताव प्रस्तावित का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपका भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आप लोग पढ़ चुके हैं कि भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है ये किसने प्रस्तावित किया था, उसको किसने अनुमोदित किया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ और इसको प्रस्तावित किया था जवाहरलाल नेहरू ने और इसको अनुमति या इसको अनुमोदित किया था पटेल ने। याद रखिएगा बच्चा लोग, पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, आपका ये रिपीटेड प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है, आपको ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लियाकत अली खान या आपके चौधरी, आप नाम भी जानते होंगे कि जो चौधरी हैं इनका जो नाम है वो खलीकुज्जमा है, चौधरी खलीकुज्जमा, या आपके मोहम्मद जिन्ना या फातिमा जिन्ना। आपको बताना इसमें से कौन है जो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आपको इसका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए। 23 मार्च 1940 में हुआ था आपका मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पारित कर दिया गया था और इसकी अध्यक्षता जो किया है वो किया है मोहम्मद अली जिन्ना ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर खेती करना, या 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान रिपीटेड प्रश्न और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि 3 कठिया जो है ये किस लिए फेमस है। तो निश्चित ही आप सभी को ये मालूम होगा कि आपका 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना ही चंपारण 3 कठिया पद्धति से जुड़ा है और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। आपको बताना है वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें गांधी ने ये बात कही है, और ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है कोलकाता अधिवेशन 1928, दूसरा है लाहौर अधिवेशन 1929, तीसरा है मद्रास अधिवेशन 1927 और चौथा है कराची अधिवेशन 1931। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। और इसी अधिवेशन के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जो गांधी है इनके ख्याति की पराकाष्ठा थी वो टाइम कौन सा है, वो अधिवेशन कौन सा है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका कौन सा अधिवेशन हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। ये आपका विशेष अधिवेशन कराची में हुआ था और इस दरमियान जो युवा लोग हैं उन्होंने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, क्योंकि इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचाने का कोई ठोस प्रयास नहीं किया था। और यहाँ पर दुखी होकर के गांधी जी ने कहा था कि मतलब आप गांधी को ख़त्म कर सकते हैं, गांधी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद कभी मर नहीं सकता। तब गांधी जी की जो ख्याति है ये पूरी तरह से चरम पे थी और उसी समय सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि गांधी के ख्याति का ये पराकाष्ठा है। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। साथ ही कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, ये क्वेश्चन आता है, पटेल ने किया, आप लोगों को पता होगा। और आपका ये जो कराची अधिवेशन है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया था। अगला है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत किया था, कौन वकील बन के आया था, कौन उनके पक्ष में वकालत कर रहा है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। पहला है CR दास, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है MA जिन्ना और चौथा है सर TB सप्रू। बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को पकड़ लिया गया था, आत्मसमर्पण कर दिया था उन्होंने, और उनके ऊपर लाल किले में मुकदमा चलाया जा रहा था। और इनके पक्ष में जो उतरे थे अदालत में, एक तरीके से कहिए कि बहुत दिनों बाद जिन्होंने
वकालत करना शुरू किया था, उसमें आपके जो थे याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है सर टी.वी. सप्रू। इनके साथ साथ और भी लोग थे। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन थे या कौन नहीं थे, तो भूला भाई देसाई भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे और के.एन. काटजू भी थे और साथ ही याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू भी बहुत दिनों बाद वकील की वर्दी में या ड्रेस में यहाँ पे आए थे बचाव करने के लिए। तो भूला भाई देसाई भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे, साथ ही जवाहरलाल नेहरू और के.एन. काटजू भी वकील के वर्दी में उपस्थित हुए थे बचाव पक्ष की तरफ से। 1927 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। ये क्वेश्चन भी कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है कि कितने महीने चला था कांग्रेस का सरकार जब 1927 में सरकार बनी थी। आपके सामने ऑप्शन है 28 महीने, दूसरा है 29 महीना, तीसरा है 30 महीना और आपका चौथा है 31 महीना। बताएंगे क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। 1900 आपका कह रहा है कि जब सरकार बनी थी, यहाँ पे 27 नहीं है 37 है। 1937 में प्रांतों में विधानमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला, आप लोग जानते हैं ये 28 महीने का शासन चला था। उसके बाद जो है सरकार ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेसियों ने इस्तीफा दे दिया सभी प्रांतों से। 11 में से 5 प्रांत में बहुमत से हासिल हुआ था। टोटल 7 प्रांतों में सरकार बनी थी और 7 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया, चूँकि बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंक दिया गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किस वायसराय की कार्य पद्धति से त्यागपत्र दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए था कि आपका जो है कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था। आपको बताना है वायसराय के कार्य परिषद, यहाँ पे कार्य परिषद होगा, परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कौन है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, शंकर नायर या उपयुक्त तीनों। बताएंगे बच्चा लोग। आप सभी को पता होगा कि आपके 9 अप्रैल 1919 में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता जिसमें सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला जो बाग है यहाँ पे मेला लगा था। यहाँ पे जो है लोग सम्मेलन कर रहे थे, बैठक बुलाई गई थी और इसी पर निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाई गई जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस खबर को सुनने के बाद जो परिषद है गवर्नर जनरल की, इसके परिषद से जो इस्तीफा दे रहे हैं वो हैं आपके शंकर नायर। ये क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। 1937 के चुनाव के बाद जो आपका यूपी है, यहाँ पर भी आपकी जो कांग्रेस है वो 228 सीटों में से 130 सीट जीतती है और 133 सीट जीती थी। याद रखिएगा, 228 में से 133 सीटों पर जीत हासिल किया था कांग्रेस ने और बहुमत से सरकार बनाई थी कांग्रेस। उनकी सरकार में जो प्रधानमंत्री थे, पूछा जाता है यूपी के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो याद रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत को प्रधानमंत्री बनाया गया था। गोविंद बल्लभ पंत प्रधानमंत्री थे। अगर न्याय मंत्री या कानून मंत्री पूछे तो कैलाश नाथ काटजू थे। कैलाश नाथ काटजू जो है ये आपके यूपी के उस समय के न्याय या कानून मंत्री थे। और आपका वित्त मंत्री भी कई बार पूछा गया है, जो मैं पहले ही बताई हूँ, रफ़ी अहमद जो किदवई हैं, ये उस समय वित्त मंत्री थे। न्याय मंत्री या कानून मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे और आपके प्रधानमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जब 1937 में आपकी कांग्रेस ने यूपी प्रांत में सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की महिलाओं को घरों की चारदीवारियों से बाहर निकालने वाला आंदोलन कौन था। इसका मतलब इसके पहले जो महिलाएं हैं वो ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेती थी, वो घरों के अंदर ही बंद रहती थी। लेकिन कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ जिसने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला है, आपको ये बताना है। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन या उपयुक्त सभी।
बताएंगे आपको क्या सही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर देंगे। निश्चित ही आप सभी को पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। होम रूल 1916 की घटना है। असहयोग आंदोलन 1920 की घटना है और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की घटना है। और इन सभी घटनाओं में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं, यानी कि इन सभी आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला था। नेक्स्ट है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला व्यक्ति कौन है, या वह राष्ट्रीय नेता कौन है जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। पहला है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है CR दास, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल और चौथा है विट्ठल भाई पटेल। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत आसान है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। निश्चित ही पता होगा आप सभी को कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज दल के ये प्रतिनिधि हैं CR दास, मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल। मदन मोहन मालवीय नहीं, मोतीलाल नेहरू, CR दास और विट्ठल भाई पटेल, ये सभी स्वराज दल के हैं और विट्ठल भाई पटेल ही नियुक्त हुए थे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कांग्रेस अध्यक्ष एवं अधिवेशन का स्थान से संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है व्यक्ति, दूसरी तरफ दिया है प्लेस। पूछ रहा है कि कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने नहीं किया या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है डॉक्टर MA अंसारी, क्या इन्होंने मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। दूसरा कह रहा है पुरुषोत्तम दास टंडन, क्या इन्होंने नासिक में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तीसरा कह रहा है सरोजनी नायडू, क्या इन्होंने कानपुर में अध्यक्षता किया है। चौथा कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, क्या इन्होंने कोलकाता में अध्यक्षता किया है। बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो ये भी जान लीजिए कि जो आपका मद्रास का अधिवेशन है ये 1927 में हुआ है, 1927 में हुआ था और ये 42वें नंबर का अधिवेशन था। जो आपका नासिक में हुआ था आज़ादी के बाद 1950 में हुआ था, जो कि आपका 56 नंबर का अधिवेशन था, 50 में 56 नंबर का हुआ था। सरोजनी नायडू का सभी को पता होगा कि 1925 में अधिवेशन करती हैं, अध्यक्षता करती हैं, कानपुर में करती हैं और ये जो अधिवेशन इन्होंने किया था ये 40वें नंबर का था। और आपके सुभाष चंद्र बोस ने जो अध्यक्षता किया है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये कोलकाता में नहीं था बल्कि हरिपुरा और त्रिपुरा में ये हुए थे। हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरा में 1938 में ये पूरी तरह से जीते थे और अध्यक्ष भी रहे, लेकिन 1939 में जो उनका त्रिपुरी में हुआ था इसमें ये जीत तो हासिल किए लेकिन इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो इस हिसाब से आपका चौथा नहीं सुमेलित है, पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही सुमेलित है। ईयर भी मैंने बता दिया है और कौन से नंबर का था ये भी बता दिया है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। बताएंगे आपका कौन सा है जो सही है। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया। पहला है CR दास, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है BC पाल और चौथा है मदन मोहन मालवीय। बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेकिन ईजी है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि सन 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और इसमें कौन है जो अध्यक्षता कर रहे हैं, तो निश्चित ही कौन हो सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है, CR दास अध्यक्षता कर रहे हैं। और याद रखेंगे इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर जो है एक जो जलियांवाला बाग था इसके बारे में भी कुछ बातें हुई थी। साथ ही आपका जो असहयोग प्रस्ताव है इसको भी पारित किया गया था CR दास की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1920 का विशेष अधिवेशन। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है। कौन कहते हैं कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है नरेंद्र देव ने कहा है ये चीज़। दूसरा कह रहा है कि अच्युत पटवर्धन से ये बात संबंधित है। तीसरा कह रहा है जयप्रकाश नारायण से संबंधित है और चौथा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है।
बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। निश्चित ही आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल 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 याद होनी चाहिए। आपके जो जवाहरलाल नेहरू हैं यही समाजवादी गणतंत्रवादी हैं, इन्हें राजा और राजाओं के शासन में भरोसा नहीं है। ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम में व्यवस्थित है। आपको ये व्यवस्थित करना है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपके सामने देखिए ऑप्शन भी हैं और आपके सामने आप कूट भी है। आपको सारे ईयर याद होंगे तो आप आसानी से बिना कूट को देखे ही ऑप्शन की सहायता से भी उत्तर ढूंढ सकते हैं। पहला है अगस्त प्रस्ताव, दूसरा है मंत्रिमंडल मिशन की योजना, तीसरा है क्रिप्स मिशन की योजना और चौथा है बेबेल योजना। आपको इनका क्रम लगाना है और ये काफ़ी आसान है। आप सभी को पता होगा कि 8 अगस्त 1940 को आया था आपका अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 की घटना है अगस्त प्रस्ताव का। और अगर बात करेंगे आपके कैबिनेट मिशन का तो ये आपका 15 मार्च 1946 में आया था, मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। और अगर आप क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो ये 23 मार्च को आया था, 23 मार्च 1942 में आया था, 1942 में आया था 23 मार्च। और जो आपकी बेबेल योजना है ये आपका 14 जून और 1945 में आया था, 14 जून 1945 को बेबेल योजना आया था। तो सबसे पहले तो आपका अगस्त हो जाएगा, इसके बाद जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। निश्चित ही आप लोगों को अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका जो ऑप्शन नंबर ये है कि आपका क्रिप्स मिशन आया था, यानी कि 1, 3 और उसके बाद जो आपका होगा वो होगा बेबेल योजना यानी कि 4 और फिर आपका होगा 2। 1, 3, 4 और 2 ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि याद होगा आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे ईयर में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। बताएंगे जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित करने का काम किसने किया था। और ये भी आपके लिए आसान है। पहला है जेबी कृपलानी, दूसरा है राम मनोहर लोहिया, तीसरा है अच्युत पटवर्धन और चौथा है जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा सही उत्तर, फटाफट बताइएगा। कौन से नेता हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार हो गए थे और भूमिगत होकर जो है आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। जेबी कृपलानी हैं, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण। तो निश्चित ही याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो कि हजारी जेल में बंद थे, वहाँ से ये क्या हो जाते हैं मतलब फरार हो जाते हैं और फिर भूमिगत हो करके अरोड़ा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी और पटनायक के साथ मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन का बागडोर संभाल लेते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था कहाँ संपन्न हुआ था। बहुत आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। कह रहा है पहला ऑप्शन अमरावती, दूसरा बेलगाम, तीसरा कराची और चौथा है नागपुर। निश्चित ही कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, कई बार ही आपके लिए एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। आपका बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, बेलगाम अधिवेशन, और ये कौन से नंबर का हो जाएगा, 39वें नंबर का अधिवेशन हो जाएगा जो गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ है। बेलगाम कौन से राज्य में, ये क्वेश्चन भी आया है, तो ये कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। आपका कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन है इसमें से जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। आपके सामने ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। आपके सामने आंसर है और आप फटाफट उत्तर दे सकते हैं। निश्चित ही आप सभी को पता होगा 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो 31 तक चला था और 7 सितंबर 1931 से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था जो कि दिसंबर 1932 जो है 31 में, दिसंबर 1931 में समाप्त हो गया। सितंबर से दिसंबर चला था और नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए हैं वो आपके BR अम्बेडकर जी हैं। आप सभी को पता होगा कि गांधी जी केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया। जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे तो उन्होंने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ पे किया है।
पहला है चंपारण, दूसरा है चौरी चौरा, तीसरा है बारदोली और चौथा है दांडी। तो इसमें कोई दम है ही नहीं। आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। तिनकठिया पद्धति को लेकर के ये जो आंदोलन है ये गांधी जी का पहला है। और एक क्वेश्चन आता है कि चंपारण में उनको आने के लिए किसने न्योता दिया था, किसने आग्रह किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? रिपीटेड प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। काकोरी कांड काफ़ी फेमस है। ये घटना 9 अगस्त की है। 9 अगस्त को ये घटना हुई है और आप देखेंगे 1925 में घटना हुई थी। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाने वाला जो आपका ट्रेन था जिसमें खजाना था सरकार का, उसको लूट लिया गया था। और इससे जुड़े हुए हैं आपके जो है सारे लोग, यानी कि यहाँ पे लिखे हुए सारे लोग जुड़े हुए हैं। आपका अशफाक उल्लाह खां भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, रोशन सिंह भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से बच निकले थे। इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को हुआ था गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद में फांसी दी गई थी। तीनों क्रांतिकारियों को अलग अलग जगह फांसी दे रहे हैं इस डर से कि कहीं एक जगह रहेंगे तो लोग आक्रमण करके छुड़ा लेंगे, इसलिए तीनों लोगों को 3 अलग अलग जेल में फांसी दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आया है कि किसको कहाँ फांसी दी गई थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे या कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना है। पहला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है नरेंद्र देव और चौथा है अशफाक अली। और ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको दोबारा से मिला है। बताएंगे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा है, और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया है? आपको बताना है कि कौन से आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया है हथियार के रूप में। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह, तीसरा है अहमदाबाद की हड़ताल और चौथा है बारदोली सत्याग्रह। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। पहली बार भूख हड़ताल को गांधी जी ने हथियार के रूप में कब अपनाया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अहमदाबाद में पहली बार अनशन का जो हथियार है ये गांधी जी ने प्रयोग किया भारत में अहमदाबाद की हड़ताल में। आपको फिर से बताना है कोड की सहायता से उत्तर। आपके सामने देखिए कोड भी है और ऑप्शंस भी हैं। आप कोड और ऑप्शंस दोनों देख लीजिए और फिर उत्तर बता दीजिए। आप सभी को इसका ईयर बिल्कुल पता होगा और ईयर के हिसाब से आपको ये क्रम में लगाना है। और चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। और मैं सबका ईयर एक बार फिर से बता दे रही हूँ। जो आपका अंतरिम सरकार है इसका गठन 2 सितंबर इसका जो गठन है ये कब किया गया है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। 2 सितंबर को किया गया है। 2 सितंबर 1946 में जो है अंतरिम सरकार की गठन किया गया है, यानी कि जब चुनाव हो गया था। फिर कह रहा है कि कैबिनेट मिशन, तो आप सभी को पता होगा ये 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा है। अब बात करेंगे मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग जो है 16 अगस्त 1946 को क्या करती है, सीधी कार्रवाई दिवस मनाती है। 16 अगस्त 1946 को ये सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाता है, आपको याद होगा ये। और आपका कह रहा है शिमला कॉन्फ्रेंस कब बुलाया गया था, तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ये 24 जून 1945 को बुलाया गया था। 24 जून 1945। अब आपको इसको क्रम में लगाना है, तो निश्चित ही आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका आएगा जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन, इसके बाद आपका जो है वो है कैबिनेट मिशन, इसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई और लास्ट में अंतरिम सरकार का गठन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है। 4 2 3 1 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा दावे के समय कहाँ थे। महात्मा गांधी कहाँ थे जब धरसना नामक जो गोदाम पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आक्रमण किया है। सभी को पता है कि ये असहयोग या नमक आंदोलन के दरमियान की घटना है, जब नमक गोडाउन को लूटने का काम किया गया था।
और इस समय जो महात्मा गांधी हैं वो कहाँ पे हैं? तो याद रखिएगा यरवदा जेल में है। यरवदा जेल को ही महात्मा गांधी ने मंदिर की संज्ञा भी दी थी। याद रखिएगा यरवदा जेल में। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है चित्तरंजन दास और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। बताएंगे किसने कहा विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कथन कहा है महात्मा गांधी ने। और उनके इस कथन के प्रत्युत्तर में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि विदेशी कपड़ों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि सर्वोत्तम व्यवहार है और रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि ये निष्ठुर बर्बादी है। ये क्वेश्चन आया है कि किसने कहा कि निष्ठुर बर्बादी है गांधी जी के इस पे व्यवहार पे, और गांधी जी ने क्या कहा। दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। आपके सामने है, एक तरफ किताबें और दूसरी तरफ है उनके राइटर्स। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सुमेलित नहीं है। कह रहा है लॉरी कॉलिन एंड डोमिनियन लापीरे फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। दूसरा कह रहा है दुर्गा दास इंडिया फ्रॉम कर्जन टू एंड आफ्टर। तीसरा के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और चौथा कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। आपको सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि जो सही सुमेलित नहीं है वो आप सभी को पता होगा बिकॉज मैं ये करवा चुकी हूँ। तो याद रखिए आपका कौन सा है जो सही नहीं है। तीसरा नहीं सही है, क्योंकि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये तो रफ़ीक जकारिया की है, आप पढ़ चुके हैं। किसने लिखा है? रफ़ीक जकारिया। रफ़ीक जकारिया ने लिखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ये आपका के अजीज़ का नहीं है। पहला बिल्कुल सही है। लारिन कॉलिंग एंड डोमिनिक लापियर ने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा है। दुर्गा दास ने इंडिया फ्रॉम कर्जन टू एंड आफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज़ाद का तो इंडिया ब्रिंस फ्रीडम बिल्कुल सही है। ये सारी रचनाएं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आपको बिल्कुल 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 याद होना चाहिए। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना है, बार बार रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आया कथन कारण का प्रश्न। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण कह रहा है साइमन आयोग ने एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। आपको बताना है क्या दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, क्या दोनों बातें सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, क्या कथन सही है कारण गलत है, क्या कारण गलत है और कथन सही है। बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। कथन है साइमन आयोग का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। रीजन बता रहा साइमन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो निश्चित ही आपको पता होगा कि ये दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। तो देखिए कथन कारण दोनों सही हैं और पुष्टि भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। इसमें से कौन है जो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। आपके सामने हैं ऑप्शन CR दास, S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट और BJ तिलक। निश्चित ही आसान प्रश्न है और आप लोगों के लिए उत्तर देना बिल्कुल भी कष्टदायक नहीं होगा। आप सभी को पता होगा स्वराज दल से जुड़े हुए हैं CR दास, ये आपके होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े हैं। बाकी जो लोग हैं ये होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एनी बेसेंट और तिलक ने अपना अपना होम रूल लीग बनाया था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु उसके परिणाम नहीं देख सके। कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन को समर्थन तो दिया लेकिन उसका परिणाम नहीं देख सके। 1920 से 22 के दरमियान असहयोग आंदोलन चला था और इसको समर्थन देने के बावजूद उसके परिणाम को नहीं देख सके। वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो निश्चित ही बच्चा लोग कौन नहीं देख सकेगा? जो इस दुनिया में नहीं रहेगा। और इनमें से कौन है जो इस दुनिया में नहीं रहे थे? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं की जो है मृत्यु हो गई थी, इसलिए इस परिणाम को ये नहीं देख पाए थे। 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ये परिणाम नहीं देख पाए। लाला लाजपत राय तो लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हुई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास तो आगे भी स्वराज दल का निर्माण करते हैं और अपना काम जारी रखते हैं।
गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? गांधी इरविन समझौता में इनमें से क्या है जो शामिल नहीं था, आपको ये बताना है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आसान है, जो कि काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं तो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। दूसरा कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। तीसरा कह रहा है पुलिस की जातियों की जाँच करने हेतु। और आपका चौथा कह रहा है पुलिस गांधी जी के सुझाव को स्वीकृति केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग ना था या नहीं था। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो आपका सही है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता के बारे में क्या है जो सत्य नहीं है, क्या है जो सत्य नहीं है गांधी इरविन समझौता के बारे में आपको ये बताना है। और निश्चित ही आप सभी को पता है क्या है जो सही नहीं है। पुलिस जातियों की जांच करने की ये लोग कभी तैयार नहीं हुए, जो कि पुलिस की जातियों की जांच होगी तो सारा दोष सरकार का निकल के आएगा। पहला बिल्कुल सही है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को आमंत्रित करने के लिए हुआ। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की बात हुई। तीसरा गांधी जी के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया कि कैदियों को छोड़ेंगे, लेकिन इन्होंने कहा उन्हीं कैदियों को छोड़ेंगे जो हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं थे, बाकी लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? कौन है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? बहुत ही शानदार गीत है ये, आपको बताना इसको लिखा किसने है। पहला है सूर्यसेन, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है भगत सिंह, चौथा राम प्रसाद बिस्मिल और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये आपके लिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया। बताएंगे आपके हिसाब से क्या हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस कविता को लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी। लिखा है किसने? अजीमाबादी ने लिखा है, अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी ने ये लिखा है। इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। हालांकि इस कविता को पॉपुलर बनाने का जो काम है, लोकप्रिय बनाने का काम जो है वो बिस्मिल ने किया है, लेकिन इसको रचयिता जो हैं वो अजीमाबादी हैं, बिस्मिल अजीमाबादी। तो याद रखिएगा आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल मतलब 5 है, सही है। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में इनमें से कौन से क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? इतनी बार ये क्वेश्चन हो चुका है, अब तो गलती का कोई चांस नहीं है। पहला राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। दूसरा कह रहा है वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर। तीसरा कह रहा है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस और चौथा कह रहा है सूर्यसेन और ऊधम सिंह। तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। जिसमें से कहाँ फांसी हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्ला को कहाँ फांसी हुई है? कमेंट कीजिए फटाफट। कई बार बता चुकी हूँ ये और आयोग के द्वारा पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? इसमें से कौन सा पत्र है जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, आपको ये बताना है। फटाफट दीजिएगा उत्तर, बहुत ही है इंपॉर्टेंट। पहला है द हिंदू बंगाली, दूसरा है द महारत्ता और तीसरा है द टाइम्स ऑफ इंडिया और चौथा है बंगाली। बताएंगे इसमें से कौन सा है जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। आपके सामने देखिए ऑप्शंस हैं 4, इसमें से क्या है जो नहीं है आपको ये बताना है। दीजिएगा फटाफट उत्तर, आपके हिसाब से क्या हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। तो निश्चित ही बच्चा लोग याद रखिएगा कौन सा है जो नहीं होगा। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है आपको ये बताना है। मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली या खफी खां। किसने लिखा है नाउ आर नेवर, यानी कि पाकिस्तान अभी या फिर कभी नहीं। ये पैम्पलेट है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्षेत्र डिसाइड किया था और 1833 में। तो ये आपका याद रखिएगा रहमत अली हैं जिन्होंने लिखा है नाउ आर नेवर पैम्पलेट। और इसी के माध्यम से इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान जैसी चीज़ों का जो है बात की थी 1933 में। हालांकि उस समय तो ये मान्य नहीं हुआ, लेकिन आगे चल के इसी के आधार पे पाकिस्तान का जो संकल्प है उसकी रूपरेखा तैयार हुई थी। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा या उनके महत्व का बचाव होगा। ये किसने लिखा?
किसने लिखा कि अगर हम मुसलमान लोगों को खुश और संतुष्ट रख लेते हैं तो भारत में जो ब्रिटिश शक्ति है इसका ये बचा रहेगा, ये सुरक्षित रहेगा। हर्बर्ट रीसले या लॉर्ड लीटन या डब्ल्यू हंटर या H.N.S. ब्रेसफोर्ड। बताएंगे कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने ये बात कही है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताएंगे क्या हो जाएगा। ये जो व्यक्ति है इन्होंने लिखा है द इंडियन मुसलमान पुस्तक लिखा है, जिसमें इन्होंने कहा कि मुसलमान यदि खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महत्तम जो बचाव है वो होगा। ये हैं आपके डब्ल्यू हंटर, इन्होंने ही लिखा है द मुसलमान पुस्तक। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को खास उखाड़ फेंकना चाहता था। आपको बताना है समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। वो कौन है? जो कि एक समाजवादी है और जो ब्रिटिश शासन को भी, देसी राज्यों को भी, जमींदारों को भी, पूंजीवाद को भी उखाड़ फेंकना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई या सरदार पटेल। कौन हो सकते हैं? आपको फटाफट उत्तर देना है और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और कॉमन सेंस का है। बताएंगे कि कौन हो सकते हैं। तो निश्चित ही याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद एवं संप्रभु व्यक्ति जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के वास्तुकार माने जाते हैं। प्रस्तावना इन्हों के द्वारा ही एक तरीके से क्रिएट किया गया है और ये नहीं चाहते कि भारत में जो है आपके जो देसी राजे हैं, जमींदार है और पूंजीवाद है ये बना रहे। तो कौन है? आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए बच्चा लोग, ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध व्यक्त करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक प्रतिरूप के रूप में चुना और दांडी मार्च किया। क्योंकि यानी कि ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध व्यक्त करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक प्रतिरूप के रूप में चुना और दांडी मार्च किया। क्योंकि क्या गांधी जी का मानना था कि नमक पर इंसान द्वारा बनाया जा सकने वाला सर्वाधिक अमानवीय कर है। यहाँ पे होना चाहिए था अमानवीय कर है। दूसरा, नमक व्यापक जन पीड़न और स्वराज की आवश्यकता की ठोस अभिव्यक्ति था। तीसरा, दोनों बातें इसके लिए जिम्मेदार है और चौथा कह रहा कोई नहीं। बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा गांधी जी के अनुसार। तो इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। गांधी जी ने क्यों ऐसा किया है? क्योंकि उनको लगता है कि गांधी का मानना था कि नमक पर कर इंसान द्वारा बनाया जा सकने वाला सबसे अमानवीय कर है, जो कि नहीं होना चाहिए। और नमक व्यापक जनपीड़न और स्वराज की आवश्यकताओं की ठोस अभिव्यक्ति इसके द्वारा किया जा सकता है। याद रखिएगा, आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? आज 8 अगस्त 1942 के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है। पहला कह रहा है ICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत करना। ICC का मतलब है ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी, यानी कि आपका नेशनल कांग्रेस जो समिति है या कांग्रेस जो कमेटी है इसके द्वारा क्या इसको स्वीकार किया गया। दूसरा, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। तीसरा, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। और चौथा, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। कौन सा कथन है जो सही है 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में आपको ये बताना है। कोई एक स्टेटमेंट है जो आपका सत्य है, बाकी सही नहीं है और आपको वही बताना है। तो निश्चित ही 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया। बाकी बातें सही नहीं, इसमें भारतीयों को सम्मिलित करने की बात नहीं की गई ज़्यादा संख्या में, और त्याग पत्र तो 39 में ही दे दिया गया है। और संपूर्ण डोमिनियन स्टेट ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपका केवल और केवल पहला सही है। आज का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के बारे में क्या सही है?
कह रहा है पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किया। दूसरा कह रहा है पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरा कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। चौथा कह रहा है मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का मदनपल्ली के बारे में क्या सही है, आपको ये बताना है और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फटाफट दीजिएगा उत्तर। देखते हैं कि आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे आपका केवल और केवल तीसरा सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जनगण मन को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जो मदनपल्ली आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो आपका क्या हो गया है, केवल और केवल तीसरा सही है। आज का लास्ट प्रश्न, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। किस लिए हम इन व्यक्तियों को याद करते हैं, या महान व्यक्तित्व जो हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, किस लिए ये जाने जाते हैं। पहला कह रहा है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। दूसरा कह रहा है 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में। तीसरा कह रहा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में। चौथा कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में। बताएंगे क्या है जो आपका सही हो जाएगा। और ये काफ़ी आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। निश्चित ही इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे सरदार गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज। इनको सरकार ने क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था और लाल किले में इन्हीं के खिलाफ मुकदमा चला, जिनकी बचाव में भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जवाहरलाल नेहरू उतरे थे। और लास्ट में इनके मृत्यु दंड का जो चीज़ें हैं इसको क्या किया, क्षमा कर दिया गया। बेबल ने क्षमा कर दिया था, इनको छोड़ दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। उम्मीद है बच्चा लोग आज के प्रश्न भी आप लोग को अच्छे लगे होंगे। कंटिन्यू बोलते बोलते गले वगैरह मेरा सूख जाता है। और आप लोग हैं कि मेहनत करते नहीं हैं, और ज़्यादा मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी समय मिले सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ऑफलाइन क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में भी, हर जगह आप लोग की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। आपके लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, आप लोग भी मेहनत कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन के साथ और फिर डिस्कस करेंगे आगे। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू सो मच।